एवरीवन, लखनऊ नामा एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अर्ली टर्किश इन्वेजन। इसका जो ये है लास्ट लेक्चर है, इसमें हम मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। तो मोहम्मद गौरी की बात करने से पहले हमें ये क्योंकि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के ही बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो पाई या तुर्की शासन की स्थापना हो पाई, तो इसलिए मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यानी कि जब आक्रमण हुआ तो भारत में क्या चल रहा था, इस पे हमें एक बार नज़र डालनी होगी। एक बार हम इस पर नज़र डाल लेंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण। तो जैसे कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं महमूद गजनवी को, तो महमूद गजनवी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी के आसपास हो गई थी। 1030 से लगभग 1175, क्योंकि 1175 में ही मोहम्मद गौरी का जो है भारत में पहला आक्रमण हुआ है मुल्तान पर। इस बीच में भारतीय राजाओं को काफ़ी समय मिला अपने चीज़ों को व्यवस्थित करने का, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो उस दृष्टिकोण को नहीं अपना पाए या फिर अपने जो कमियां थी उनको नहीं सुधार पाए। तो इसके क्या कारण थे, उन्होंने क्यों अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाया, क्यों मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो है फिर से संभव हो पाया भारत में, ये सब आगे हम क्लास में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम राज्य, जैसे कि अब सबसे पहले जो आक्रमण होगा मुल्तान से होगा, ओक्ष होगा, पेशावर होगा, भटिंडा होगा। तो ये सारी जो क्षेत्र है, हांसी है, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये उत्तर पश्चिम वाले भाग में पड़ते हैं भारत के। और जब हम भारत के उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो एक बार हम समझ लेते हैं कि जैसे कि ये है, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम उत्तर पश्चिम का एरिया बोलेंगे। अब आप थोड़ा सा मिडिल में, अगर हम मध्य प्रदेश को रखें यहाँ पे मिडिल में, तो थोड़ा सा बेसिक जो आइडिया है, मैप अभी यहाँ यूज़ नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा हम जान सकते हैं कि दिल्ली हमारा उत्तर में पड़ता है, गुजरात जो है पश्चिम में पड़ेगा, पंजाब पश्चिम में पड़ेगा। ये जो राज्य है मेन ये कहाँ पड़ेंगे? पश्चिम में। तो जो ये बात हो रही है ये उत्तर पश्चिम की बात हो रही है। तो उत्तर पश्चिम की जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तर पश्चिम में कौन कौन से राज्य सबसे पहले उनके मतलब मेन थे? पंजाब था, गुजरात था, ये जो राज्य थे ये उत्तर पश्चिम के राज्य थे। तो मोहम्मद गौरी के समय इन राज्यों की क्या स्थिति थी, थोड़ा सा हम इस पर देखते हैं। तो हम पंजाब की बात करते हैं सबसे पहले। तो पंजाब की बात करते समय जैसे कि 1022 में सबसे पहले 1022 में महमूद ने पंजाब को गजनवी साम्राज्य में विलय किया था, और लगभग 1086 तक, यानी कि 1020 से लगभग 1086 तक 1022 से लगभग 1086 ईस्वी तक यहाँ पे जो राज्य रहा वो खुसरो शाह, यानी कि जो गजनवी उत्तराधिकारी थे उनका ही रहा। और खुसरो शाह जो रहा उसका बेटा हुआ खुसरो मलिक, जिसने लगभग यहाँ पे 1160 से 1086 नहीं, लगभग 1186 होगा यहाँ। तो 1186 तक जो पंजाब पे नियंत्रण रहा वो गजनवियों का रहा, और गजनवियों में खुसरो शाह और उसका उत्तराधिकारी हुआ खुसरो मलिक, जिसने लगभग 1160 से 1186 तक जो है पंजाब पर अपना नियंत्रण रखा। और जो खुसरो मलिक है उसी को लाहौर का अंतिम गजनवी शासक माना जाता है, यानी कि इसको ही लास्ट में जो है मोहम्मद गौरी होगा जो इसको मार देगा और इसके बेटे को भी मार देगा, तो यहाँ पे गजनवी जो वंश है उसका अंत हो जाएगा। तो पंजाब की बात हमने कर ली कि पंजाब पर 1022 है, यानी कि जब से महमूद गजनवी ने पंजाब पर अपना अधिकार जमाया था या फिर पंजाब को गजनवी साम्राज्य में मिलाया था, तब से लेके लगभग 186 ईस्वी तक पंजाब पर जो है गजनवियों का शासन रहा। और उसमें जो लास्ट उत्तराधिकारी जो हुआ गजनवियों को खुसरो मलिक हुआ, जिसे मोहम्मद गौरी ने मार दिया था। तो लाहौर का ये अंतिम गजनवी शासक माना जाता है, कौन? खुसरो मलिक। अब हम बात करते हैं हांसी की। तो हांसी जो है ये उत्तर पश्चिम भाग में ही पड़ता है।
तो हांसी पे पहले तोमर शासकों का आधिपत्य था। तोमर बेसिकली दिल्ली क्षेत्र में जिनका भी राजपूत शासन था, उसमें जो तोमर थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उनका जो शासन था वो उत्तर पश्चिम भाग हांसी पर था। लेकिन उनके बाद एक अजमेर के चौहान शासक हुए बीसल देव। इनको विग्रह राज भी बोला जाता है, बीसल देव भी बोला जाता है, विशाल भी बोला जाता है। तो विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी कुछ किताबों में इनका विवरण मिलता है, कुछ में बीसल देव के नाम से मिलता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ भी विग्रह राज का विवरण हो, बीसल देव का विवरण हो, विशाल का विवरण हो, तो आप इनको ही याद करेंगे। ये अजमेर के चौहान शासक थे। इन्होंने हांसी से तोमर जो शासक था उसको पराजित किया और हांसी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो हांसी की बात हो गई है। अब गजनी, क्योंकि उत्तर पश्चिम भाग में अफगानिस्तान में गजनी भी पड़ता है, जहां से मोहम्मद गजनवी जो है बार बार भारत आया, आक्रमण किया, लूटा और वापस गजनी चला गया। तो उस समय गजनी की क्या हालत थी, तो एक बार हम गजनी पर भी विचार विमर्श कर लेते हैं कि इसी बीच क्या हुआ कि 1173 ईस्वी में जो गजनी था वहां पे गुज्ज तुर्कों का शासन था। यानी कि जब मैं पिछली क्लास में मैंने बताया था कि महमूद गजनवी के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर पड़ गए और उनका काफी पतन हुआ क्योंकि वो दुर्बल थे। तो 1173 ईस्वी में जो गजनी था वहां पे जो शासन था वो था गुज्ज तुर्कों का। अब ये गुज्ज तुर्कों से जो शासन था उसको गयासुद्दीन गौर ने छीन लिया और गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। गयासुद्दीन गौर ही गौर वंश में आएंगे, तब इसका ही भाई हुआ मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो गयासुद्दीन गौर ने 1173 ईस्वी में गुज्ज तुर्कों से गजनी को छीन लिया और उसको छीनने के बाद वहां पे अपने छोटे भाई सिहाबुद्दीन मोहम्मद, यही जो इतिहास में आगे चल के मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया है, तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद को जो है गजनी पर नियंत्रण रखने के लिए छोड़ दिया। सिहाबुद्दीन मोहम्मद ने पंजाब, जब वो गजनी उसके हाथ में आ गया अपने भाई के उसमें, तो वो अपने भाई के संरक्षण में ही गजनी पे काम कर रहा था। लेकिन जो है गयासुद्दीन गौर हुआ, यानी कि इसका बड़ा भाई, तो उसने इसको स्वतंत्रता दे रखी थी कि आप अपने हिसाब से गजनी पर शासन कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं गजनी पर शासन करने के लिए। तो गजनी पर आधिपत्य होने के बाद जो मोहम्मद गौरी हुआ या सिहाबुद्दीन मोहम्मद हुआ, इसने क्या किया कि पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली और गजनवी वंश का सर्वनाश कर दिया। जैसे कि मैंने पिछले बताया कि जो खुसरो मलिक था उसको इसने मार दिया, यानी कि उसको बंदी बना लिया था और बंदी बनाने के बाद वो गजनी ले गया, गजनी जाके उसको गौर जाके उसको मार दिया गया। तो एक तरीके से पंजाब को इसने विलय कर लिया और गजनवी वंश का सर्वनाश कर दिया। ये हम मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमण के समय की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जान रहे हैं। अब हमने गजनी की बात कर ली, लाहौर की बात कर ली, गजनी की बात हो गई, पंजाब यानी पंजाब की राजधानी लाहौर थी, हांसी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मुल्तान और सिंध की क्या स्थिति थी। देखो, जिस समय महमूद ने मुल्तान और सिंध को अपने कब्जे में कर लिया था, मुल्तान और सिंध दोनों को, उसके बाद मुल्तान पे जो हुआ वो करमटिया वंश के शासकों का नियंत्रण आ गया। और करमटिया एक तरीके से स्वतंत्र लोग थे जो कि मुल्तान और उक्ष पर मिलकर शासन कर रहे थे। तो एक स्वतंत्र वंश था ये करमटिया वंश। अब हम सिंध पे बात करते हैं कि सिंध जो था, सिंध पे सुमरा जनजाति का शासन था जो कि सिया मुसलमान थी और सुमरा जनजाति का शासन था। और जो सिंध की राजधानी थी वो थी देवाल, या देवल भी बोलते हैं, देवाल भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि तो हम देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम भाग पर लगभग 3 मुस्लिम शासकों का नियंत्रण था। जैसे तो कौन से वो 3 मुस्लिम राज्य थे, लाहौर, मुल्तान, सिंध, ये 3 मुस्लिम जो थे क्षेत्रीय शक्तियां थीं। ठीक है, यहाँ पे जो कि मुस्लिम राज्य थे और इनका स्वतंत्र शासन था। इनका जो है भारतीय राजाओं से व्यवहार वैसे ही था जैसे कोई भारतीय शासक की तरह, और एक तरह से घुल मिल गए थे भारत की परिस्थितियों में। कहाँ, लाहौर, मुल्तान, सिंध, ये 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बने उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, लेकिन इनके साथ क्या था कि जैसे ही इनको अवसर मिलता था ये पड़ोसी हिंदू राज्यों पर आक्रमण करते थे और आक्रमण करने में कोई संकोच नहीं करते थे। तो कभी कभी तो इनको अंदर तक प्रवेश करते हुए भी पाया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने पंजाब की बात कर ली, मुल्तान की बात कर ली, सिंध की बात कर ली। अब हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज की। दिल्ली पे क्या स्थिति थी, अजमेर की क्या स्थिति थी, कन्नौज की क्या स्थिति थी। इन सभी राज्यों में, दिल्ली हुआ, अजमेर हुआ, कन्नौज हुआ, आपस में संघर्ष चलता रहता था। संघर्ष किस बात का, अपने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का।
अब हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली पर कर्नल टॉड के अनुसार माना जाता है कि आधुनिक दिल्ली, जिसको ढिल्लिका भी बोला जाता था, कि नींव एक तोमर राजपूत सरदार ने रखी, जिनका नाम था अनंग पाल। ये लिखा हुआ है अनंग पाल। और जो उनका मौलिक नाम था, उन्हें बिलन देव के या बिलान देव के नाम से भी जाना जाता था। तो ये तो हो गया कि दिल्ली की नींव एक तोमर राजपूत सरदार ने रखी, अनंग पाल ने। और जो तोमर शासक थे, उन्होंने लगभग 1020 के उपरांत दिल्ली में ही स्थायी रूप से बस गए। ठीक है। अब दिल्ली पर प्रभुत्व के लिए, कि दिल्ली से मतलब दिल्ली पर प्रभुत्व के लिए क्या हुआ कि कन्नौज, सांभर के चौहान, कन्नौज के गेहड़वाल शासक और तोमर शासकों में आपसी त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा दिल्ली पर अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। दिल्ली पर एक और खतरा था, वो था पंजाब के गजनवी शासकों का। ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बना के रखिए कि ये उस समय की राजनीतिक स्थिति थी और आगे चल के इनका ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा आगे के इतिहास को समझने में। तो दिल्ली पर एक तो हमेशा गेहड़वाल शासक जो थे कन्नौज के, वो भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। साभर के जो चौहान शासक थे, वो भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। और तोमर तो वहां दिल्ली पर थे ही, तो इन लोगों में आपस में ही त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहता था। इसके साथ ही दिल्ली पर पंजाब के जो गजनवी शासक थे, उनका भी निरंतर संकट बना रहता था कि वो भी कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सांभर, यानी कि सांभर और अजमेर। ठीक है। तो सांभर में एक राज्य था, स्वतंत्र राज्य था सांभर। तो सांभर में चौहान राज्य को उन्नति देने का सबसे जो श्रेय जाता है, वो जाता है बागपति द्वितीय को। बागपति द्वितीय, जिन्होंने 1003 से 1033 ईस्वी के बीच में काफी इनके उत्तराधिकारियों ने उन्नति की सांभर में अपने राज्य को स्थापित करने में। अब पृथ्वीराज प्रथम, अब यहाँ से प्रथम, द्वितीय और तृतीय की बात करेंगे। मेन हमारे लिए पृथ्वीराज तृतीय हैं, जिनका मोहम्मद गौरी के साथ संघर्ष हुआ। तो पृथ्वीराज प्रथम के जो पुत्र हुए, उनका नाम था अजय देव, और उनके उत्तराधिकारी भी हुए। इन्होंने लगभग 1093 ईस्वी में आधुनिक अजमेर, जिसको आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं, उस नगर का निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अजमेर का निर्माण किसने करवाया, तो अजय देव। अजय देव कौन थे, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। और अजमेर को पहले अजय मेरू भी बोला जाता था। तो इसका निर्माण करने का श्रेय जाता है अजय देव को 1093 ईस्वी में। और इन्होंने ही अपनी राजधानी जो है सांभर से अजमेर में स्थानांतरित कर ली थी। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सांभर से राजधानी अजमेर किस चौहान शासक ने स्थानांतरित की थी, तो है वो अजय देव। अब हम आगे चलते हैं। और अजय देव के जो उत्तराधिकारी हुए, वो हुए अडोराज के। ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं अडोराज। इनका एक जो उपलब्धि है वो है कि इन्होंने सिंध से मुस्लिम आक्रमण को विफल किया था। अब चौहान शासकों में सबसे ज़्यादा विख्यात शासक जो हुए, यानी जिनको सबसे ज़्यादा महान योद्धा माना जाता था और उनकी ख्याति दूर दूर तक थी, वो थे विग्रहराज चतुर्थ। और इनको ही बीसल देव के भी नाम से जाना जाता है और इनको विग्रहराज के भी नाम से जाना जाता है। इनका शासन लगभग 1053 से 1063 ईस्वी के बीच था। और एक ये महान योद्धा और साम्राज्य निर्माता भी इनको कहा जाता है। अब जो विग्रहराज थे, उनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासन को हिमालय की गिरपीठ से जो विंध्या क्षेत्र था, यानी कि विंध्य पर्वत वाला क्षेत्र था, वहां तक विस्तृत किया था। इन्होंने दिल्ली के 20वें तोवर शासक को पराजित किया था और उनसे हांसी वाला क्षेत्र था, उनको छीन लिया था या उसको सुरक्षित कर लिया था, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब दिल्ली पर इन्होंने विजय प्राप्त तो की, लेकिन इन्होंने दिल्ली का अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया। उसका कारण क्या था कि ये काफी राजनीतिक रूप से दूरदर्शी थे और काफी अच्छे राजनीतिज्ञ माने जाते थे। इन्होंने उस पर अधिकार करने की बजाय वैवाहिक संबंधों को अधिक महत्व दिया। अब कैसे वैवाहिक संबंध के, जो तोमर शासक थे दिल्ली के, उनकी 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां, उनका कोई पुत्र नहीं था। दोनों पुत्रियों की शादी जो हुई, एक की कन्नौज शासक विजयपाल से हुई, जिनका बेटा जयचंद्र हुआ, और एक की जो शादी हुई वो सोमेश्वर से हुई। ठीक है। सोमेश्वर जो अगले इस वंश में आएंगे, चौहान शासक बनेंगे, उनसे हुई, जिनसे जो है पृथ्वीराज तृतीय हुए। और ये दोनों को जानना बहुत जरूरी है। तो इनके 2 पुत्रियां थी। एक का विवाह इन्होंने गेहड़वाल शासक विजयपाल से किया था, और दूसरी पुत्री जो इनकी रूका देवी थी, उनका विवाह इन्होंने बीसल देव के भतीजे सोमेश्वर के साथ किया था। सोमेश्वर के साथ किया था। अब आगे चलते हैं हम। और बीसल देव का जो पुत्र हुआ अपार गांगे, जो कि अगला उत्तराधिकारी हुआ चौहान शासकों में।
लेकिन अपार गांगे को जो है पृथ्वीराज द्वितीय ने हटा दिया, जो कि इनका चचेरा भाई था विसलदेव का। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपार गांगे को हटाने के बाद पृथ्वीराज द्वितीय का शासन रहा, और अपार गांगे और पृथ्वीराज द्वितीय का शासन मिलके इनके शासन को बोला जाता था राय पिथौरा, और ये लगभग 6 वर्ष तक चला। और पृथ्वीराज का उत्तराधिकारी हुआ सोमेश्वर राय, जिनसे ही पृथ्वीराज तृतीय जो हैं इनके ही पुत्र हैं सोमेश्वर राय। सोमेश्वर राय जो अडो राज्य अभी हम आगे देखे थे उनका पौत्र था, पुत्र यहाँ लिख गया है लेकिन पौत्र था, यानी कि नाती था, उत्तराधिकारी हुआ। अब हम मेन टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके बारे में, क्योंकि इनको ही तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय, इनसे ही संबंधित है। तो कभी क्वेश्चन बन जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो किस किस के बीच में था, पृथ्वीराज प्रथम और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय। तो ये पृथ्वीराज तृतीय हैं, इनका शासन लगभग 1177 से 1192 ईस्वी के बीच में रहा। पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो सोमेश्वर की जो तोमर पत्नी थी रूका देवी, इन दोनों के पुत्र हैं। और पिता की मृत्यु बाद जो है 1177 ईस्वी में ये अजमेर के सिंहासन पर बैठे पृथ्वीराज तृतीय, और 17 वर्ष जब इनकी उम्र जो थी वो 17 वर्ष थी। 1182 ईस्वी में ये दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद जो इनके नाना थे अनंगपाल, वो वृद्ध हो चुके थे काफी, और वृद्ध होने के कारण उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को के पक्ष में दिल्ली का सिंहासन जो है त्याग दिया था, और उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को भारत का सम्राट घोषित किया था अनंगपाल ने, जो कि कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय के नाना। यही हुए जिनका 1191 और 1192 में तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में वर्णन मिलता है। प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, लेकिन द्वितीय युद्ध यानी 1192 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हुए थे। अब हमने दिल्ली की बात कर ली, कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज पर जब हम बात करते हैं 1020 ईस्वी, याद कीजिए उस समय जब महमूद गजनवी को पढ़ रहे थे, तो एक गुर्जर प्रतिहार शासक था राज्यपाल, जो कि वहां पे शासन कर रहा था, कहाँ, कन्नौज पर। और 1020 ईस्वी में वो महमूद गजनवी के सामने उसने समर्पण कर दिया था, जिसकी वजह से राजपूत शासकों ने ही उसकी हत्या कर दी थी, जिसमें राजा गांडा जो कि चंदेल शासक थे, उनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। तो कालिंजर, ग्वालियर और कालिंजर के राजपूतों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। किस लिए? क्योंकि ये शत्रु के सामने झुक गए थे। लगभग 1090 ईस्वी तक कन्नौज पर इनके ही उत्तराधिकारी शासन करते रहे, इनके राज्यपाल, जो कि कौन थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे, गुर्जर और प्रतिहार शासक थे राज्यपाल। इसके बाद कन्नौज पे जो शासन हुआ वो गहड़वाल शासकों का हुआ। अब गहड़वाल शासन है उसकी नींव किसने डाली? तो गहड़वाल शासन की कन्नौज में नींव डाली चंद्रदेव ने, जिनका शासन लगभग 1089 से 1131 ईस्वी के बीच में रहा। तो चंद्रदेव को श्रेय जाते हैं गहड़वाल शासन की नींव डालने का कन्नौज में। आगे चलते हैं। कन्नौज में कौन कौन सा क्षेत्र था? काशी, वाराणसी, कौशल को अवध बोलते हैं, कौशिक यानी आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्रों और नगरों के सहित वाराणसी से दिल्ली तक समस्त गंगा नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है वो इनके शासन में सम्मिलित था चंद्रदेव के में। और गहड़वाल शासक के ही गहड़वाल वंश में ही चौथे शासक हुए विजयचंद, जिनका विवाह तोमर राजकुमारी से हुआ था, और इनका ही पुत्र हुआ जयचंद्र को काफी लोग जानते हैं नाम से कि जयचंद्र कौन था, क्या था। तो इनका जो पुत्र हुआ वो जयचंद हुआ। किसका? विजयचंद्र का। इनका ही विवाह जो है तोमर राजकुमारी से हुआ था। 1170 ईस्वी में जयचंद सिंहासन पर बैठे, और पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता, ये नाम सब काफी वर्णन सुना हुआ कि जयचंद्र में और पृथ्वीराज चौहान में क्यों आपस में शत्रुता थी। तो इसका कारण था कि ये उनकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले गए थे और उनके साथ विवाह कर लिया था। तब से ही जयचंद्र इनको अपना शत्रु मानने लगा था। अब इसके अलावा हमने कन्नौज की बात कर ली। अब कुछ अन्य क्षेत्रीय राज थे उस समय उत्तर पश्चिम में, जैसे गुजरात पर जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था तो भीमदेव प्रथम का शासन था। जब गुजरात से महमूद गजनी यहाँ से चला गया, उसके बाद अहिलवाड़ा जो थी गुजरात की राजधानी थी उस समय, तो वहां पे फिर से जो है भीमदेव प्रथम ने अपना शासन स्थापित कर लिया महमूद गजनवी के जाने के बाद। भीमदेव प्रथम के उत्तराधिकारी लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी तक निरंतर गुजरात पर शासन करते रहे। इन जो चालुक्य शासक थे ये
भीमदेव प्रथम और द्वितीय, सब चालुक्य शासकों की बात कर रहे हैं। सोलंकी जिनको हम आज के उसमें जानते हैं। इस वंश में जय सिंह सिद्धराज एक शासक हुए जो काफ़ी सर्वाधिक महान शासक माने जाते हैं चालुक्य वंश के। अब इन्होंने मालवा के परमार शासकों, चित्तौड़ के गहलोत शासकों को पराजित किया। काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की किसने? जय सिंह सिद्धराज ने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपस में ही लोग, मतलब आपस में ही एक शासक दूसरे शासक पे आक्रमण कर रहा है, जीत रहा है, आपस में ही संघर्ष जारी है। तो यहाँ अब आपको ये देखने को मिल रहा है। जब आप तुर्की आक्रमण की सफलता के कारण पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ याद आएगी कैसे भारत के ही शासक आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष में लीन थे। फिर उसके बाद इन्होंने, लेकिन ये जो थे अजमेर के चौहान, इन्होंने फिर अजमेर के चौहान शासकों से भी ये अजमेर के चौहान शासकों से पराजित हुए। परमार और गहलोत को इन्होंने हराया था और अजमेर के चौहान शासकों से पराजित हुए थे ये। अब मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो है यहाँ गुजरात पर जो शासन था वो था मूलराज द्वितीय का, जिनको हम भीमदेव द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये गुजरात की स्थिति हो गई। अब हम मालवा की स्थिति की बात करते हैं कि जो मालवा हुआ, मालवा पर सबसे जो योग्य या सबसे महान शासक हुए वो राजा भोज हुए, जिन्होंने 1010 से 1055 के बीच शासन किया था। और इनके ही समय में जो परमार शासकों ने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की थी और इनको काफ़ी महान माना जाता है परमार शासकों में। लेकिन मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो मालवा के शासक थे वो गुजरात के चालुक्य शासकों के अधीन मान, क्योंकि तुम अभी पढ़ा था कि इन्होंने परमार शासकों को पराजित किया था, तो ये चालुक्य शासकों के अधीन मात्र जागीरदार थे जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। वो चंदेल शासक जिन्होंने राज्यपाल को मारा था, गांडा विद्याधर उनका उत्तराधिकारी हुए थे। तो इनने 1 शताब्दी तक लगभग बुंदेलखंड पर शासन किया। लेकिन इनके राज्य में कौन कौन क्षेत्र शामिल थे? महोबा, कालिंजर, खजुराहो, झांसी, ये सब जो है वो चंदेल शासकों के अधीन थे। चंदेल शासकों में एक शासक हुए मदन वर्मन चंदेला, जिन्होंने मालवा के परमार शासकों को पराजित किया था और लगभग इनका शासन था 1129 से 1165। इन्होंने चेंदी या त्रिपुरा के जो कलचुरी वंश था उसके जो सरदार गयाकर्ण उनकी हत्या कर दी थी और कलचुरी शासकों को अपने अधीन सामंत बना लिया था। चंदेल शासकों को गहड़वाल शासकों ने, अब चंदेल शासकों को किसने पराजित किया था? इनको पराजित किया था गहड़वाल शासकों ने, जो कि इनका राज्य कहाँ था? कन्नौज पर। चंदेल शासकों में एक शासक हुए जो कि मदन वर्मन के उत्तराधिकारी थे, परमार्दी देव। परमार्दी देव का शासन था 1165 से 1202 तक। परमार्दी देव को 1202 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अधीन कर लिया था। किसने? ऐबक ने। लेकिन परमार्दी देव जो हैं उनको जो पृथ्वीराज तृतीय थे उन्होंने भी पराजित किया था। 1202 में ऐबक ने इन पर आक्रमण किया और ऐबक के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया था, जिसकी वजह से इनके खुद के मंत्री अजय देव ने इनकी हत्या कर दी, क्योंकि इन्होंने एक तुर्की जो अधिकारी है उसके सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। ये हमने बुंदेलखंड की बात कर ली। अब हम बिहार और बंगाल की बात करते हैं। बिहार और बंगाल में जो है पाल वंश, जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष पढ़ते हैं कन्नौज को लेके। तो बंगाल में जो है पाल वंश के शासक जो है शासन कर रहे थे, लेकिन उनके बाद यहाँ जो शासन रहा वो सेन वंश का रहा। तो इसमें राजा हुए विजय सेन, जिनका लगभग शासन था 1097 से 1159 ईस्वी के बीच में। तो विजय सेन ने पाल वंश के जो शासक थे उनसे बहुत बड़ा भूभाग अपने क्षेत्र में मिला लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। और उन्होंने कामरूप, मिथिला यानी कामरूप जिसको हम आज असम बोलते हैं, और मिथिला यानी कि उत्तरी बिहार का जो हिस्सा है उसके विरुद्ध भी काफ़ी सफलतापूर्व संघर्ष किया। लेकिन विजय सेन की मृत्यु के बाद उनके कुछ एक शक्तिशाली शासक हुए बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन और उसके पुत्र, यानी बल्लाल सेन का ही पुत्र था लक्ष्मण सेन, जिनको हम जानेंगे बख्तियार खिलजी ने जिनको बाहर कर दिया था बंगाल से और बिहार से। तो लक्ष्मण सेन को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, ने के नेतृत्व में तुर्कों ने इनको बंगाल और बिहार से निकाल दिया था। तो उस समय, ये हम बात कर रहे हैं उस समय की राजनीतिक स्थिति की। अब हम बात करते हैं असम की। असम को इन्होंने अपने अधीन नहीं, मतलब असम को नहीं अधीन कर पाया था। असम का जो
वैद्यनाथ हुए एक शासक हुए असम के, या शक्तिशाली सरदार मान लीजिए। वैद्यनाथ जो थे वो सर्वशक्तिशाली शासक माने जाते हैं असम के। उनका एक उत्तराधिकारी हुआ बल्लभ देव, जिन्होंने 1205 में, सोचिए, बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हराया था, लेकिन बल्लभ देव ने बख्तियार खिलजी को बुरी तरह पराजित किया था। और सिलहट राज्य पर, लेकिन सिलहट जो असम के ही आसपास का क्षेत्र है, असम में ही पड़ता है, उत्तर पूर्वी भारत में ही पड़ता है, सिलहट पर फिरोज तुगलक के समय में आकर सिकंदर खां गाजी ने विजय प्राप्त की थी, यानी कि फिरोज तुगलक के समय तक वहां विजय प्राप्त नहीं की गई थी। बर्मा की एक जनजाति थी सांड जनजाति, इसकी उपशाखा थी अहोम, जो कि पूर्वी असम में स्थायी रूप से बस गए थे। और जो अहोम जनजाति थी, इसके सरदार थे सुखफा। क्या थे? उनका नाम था सुखफा। ये है सुखफा। इन्होंने 1253 के आसपास अपना मुख्यालय बना के अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। और इन्हीं लोगों ने उत्तर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अहोम अथवा असम का नाम दिया था। किस जनजाति ने? अहोम जनजाति ने ही इसको, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को जो है अहोम अथवा असम का नाम दिया है। अब इस सारे विवरण से हमें क्या पता चलता है? ये हमने ऑलमोस्ट उत्तर भारत की जितनी भी राजनीतिक स्थिति थी उस पर एक नज़र डाली है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो देश था वो छोटे क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित था, छोटे छोटे में। और 1175 में जब तुर्कों ने दोबारा भारत पर शिहाबुद्दीन मोहम्मद के नेतृत्व में दूसरी बार आक्रमण किया, तब भी भारत की वही स्थिति थी, आपस में ईर्ष्याएं, यानी कि आपस में ही राजा महाराजा लड़ रहे हैं। कोई कन्नौज गुजरात से लड़ रहे हैं, गुजरात चौहानों से लड़ रहे हैं, ये आपस में ही चला। तो परस्पर ईर्ष्याएं, मतभेद और स्वयं विनाशकारी प्रवृत्तियों से ग्रस्त थे भारतीय शासक, जिसकी वजह से यहाँ तुर्क सफल हो पाए। और उन्होंने तुर्कों के विरुद्ध कोई सामूहिक कार्रवाई नहीं की थी। कोई भी मिलकर अगर कार्रवाई करते तो शायद यहाँ पे तुर्की जो आक्रमण था वो सफल नहीं हो पाता। और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जो है तुर्की शक्ति ने जल्दी जल्दी आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। यानी एक एक करके मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, फिर जयचंद को हराया, ऐबक ने फिर कई सारे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो यही कारण थे, भारत की राजनीतिक स्थिति ही कारण थी जिसकी वजह से तुर्की आक्रमण यहाँ सफल हो पाए। थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं हम मैप पे कि मोहम्मद गौरी का जो भारत विजय थी, जैसे कि पेशावर यहाँ पड़ता है, सियालकोट, उक्ष, लाहौर, मुल्तान, भटिंडा, पानीपत, दिल्ली, बयाना, ग्वालियर, कन्नौज, अहिन्नवाड़ा, यानी कि ये गुजरात की राजधानी है। किसकी? गुजरात। तो ये जो मेन क्षेत्र थे, एक बार आप इनको फिर से देख लीजिए, कहाँ पे पेशावर है, कहाँ सियालकोट है, कहाँ लाहौर है, कहाँ उच्च है, कहाँ भटिंडा है। भटिंडा वही क्षेत्र है जहाँ पे तवर हिंद का किला था, जिसको मोहम्मद गौरी ने जिसको घेर लिया था, और तराइन का जो कारण रहा, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध का। तो ये सारी चीज़ों पे एक बार नज़र डाल लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो है शुरू करेंगे मोहम्मद गौरी का भारत पे जो पहले हम मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा विक्षिप्त परिचय देंगे, फिर उनके जो है मोहम्मद गौरी के भारतीय सैन्य अभियान देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि भारत में तुर्कों की सफलता के कारण क्या रहे और राजपूतों की पराजय के क्या कारण रहे। और यहाँ आके आपकी जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक समाप्त हो जाएगा, और फिर हम सेकंड टॉपिक पे चलेंगे यूनिट फर्स्ट के। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ साथ जो भी बच्चे हिस्ट्री के हैं, जो इस क्लास से उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर आप क्या और बेहतर चाहते हैं। बाकी आज की क्लास को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।